थॉट आया कि आपको ये सीरीज स्टार्ट करनी है? आपको ऐसा क्यों लगा कि मुझे एक Q&A सेशन, एक Q&A सीरीज को स्टार्ट करना चाहिए? जैसे आपने पूछा कि क्यों सोचा कि ऐसे Q&A क्वेश्चन ये ऐसे आंसर करने के, बयान कर रही थी कि हालात कितने ख़राब हैं और वीडियो में बताया कि मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को खो दिया था। तो एक दो चीज़ें हैं जो मेरे दिल को बहुत टच कर गई। तो ऊपर से नीचे तक मैंने देखा और मैं उनके हालात, उनकी शक्ल, उनका पहनावा, बहुत कुछ बयान कर रहा था, उनकी मजबूरियों की दास्तान। यही था कि वीडियोस बनानी शुरू करी ज़्यादा। बहुत सारी ऐसे लम्हे होते हैं ना कि हमारी भी आंखें भर कहीं मुझे लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो शायद अटैच हो ही जाता है कि अब तो बदलाव हो ही जाएगा। ठीक, वाह, जब दुनिया से जाऊंगी तो कुछ तो लोगों की ज़िंदगी बदल कर ही जाऊंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम मुस्कान मिश्रा एंड आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही अमेजिंग एंड इंफॉर्मेटिव Q&A सेशन। ये चैटर बॉक्स Q&A सीरीज का पहला एपिसोड है और इस सीरीज में आप सभी लोगों ने जो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछे हैं उन सभी क्वेश्चंस का आंसर देंगी हमारी द फेस ऑफ दिस चैनल एंड द एक्सपर्ट यू ऑल हैव बीन कनेक्टेड टू। एंड आई एम लिटरली थ्रिल्ड टू इंट्रोड्यूस आवर वेरी ओन डॉक्टर कशिका जैन मैम। थैंक यू सो मच मैम के अचीवमेंट्स एंड एक्सपीरियंस की बात करूं तो ये शायद सीरीज ही कम पड़ जाएगी। काफ़ी सारे इंडिविजुअल्स ने अपनी हीलिंग एक्सपीरियंसेस को शेयर किया है कि कैसे उन्होंने अपनी OCD, डिप्रेशन, स्ट्रेस, इन सब से फाइट किया है जस्ट विद द हेल्प एंड द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर कशिका मैम। इनफैक्ट काफ़ी सारे अचीवमेंट्स तो हम सभी लोगों ने सेलिब्रेट किए ही हैं मैम के साथ और लिस्ट भी काफ़ी लंबी है। बट अभी रिसेंटली 2 अचीवमेंट्स बहुत ही खुशी हो रही है बताते हुए हम सभी लोगों ने सेलिब्रेट किया। इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड साइकोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, ऑल्सो प्राइड ऑफ भारत अवार्ड। एंड मैम हम लोग बहुत ही खुश हैं ये बताते हुए सभी ऑडियंस को, और हम सब जानते हैं इस चीज को, दैट चेतन भगत सर हैज ऑल्सो अप्रिशिएटेड मैम्स हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन फॉर हर पेशेंट्स, फॉर हर पीपल। एंड मैम सभी को अपने फैमिली की तरह मानती हैं। इनफैक्ट हम आप लोगों का भी थैंक यू बोलना चाहते हैं दिल से, बिकॉज आप सब लोगों ने डेडिकेटेडली इतना सपोर्ट किया है एंड यू हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन ऑल द थिंग्स मैम हैज बीन डूइंग। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड थैंक यू सो मच मैम। आपने इतना इंपॉर्टेंट वक्त, इतना कीमती वक्त निकाला अपने स्केड्यूल से, अपने बिजी स्केड्यूल से, जस्ट टू आंसर द क्वेश्चंस जितने भी इंडिविजुअल्स ने कमेंट बॉक्स में पूछे। सो थैंक यू मैम फॉर बीइंग सो कंसिडरेट एंड टेकिंग टाइम टू आंसर दिस क्वेश्चन। सो मैम मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपको क्या थॉट आया कि आपको ये सीरीज स्टार्ट करनी है? आपको ऐसा क्यों लगा कि मुझे एक Q&A सेशन, एक Q&A सीरीज को स्टार्ट करना चाहिए? ओके, सबसे पहले तो थैंक यू मुस्कान। अचीवमेंट्स को जब कोई याद दिलाता है तो फिर से मोटिवेशन मिलता है कि और अच्छा करना है। अभी जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप मेरे डियर वंस हो और मैं कमिटेड हूँ आपकी मदद करने के लिए। मैं दिल से चाहती हूँ कि आप घर बैठे बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएं। सो उसी कमिटमेंट को आगे बढ़ाते हुए मैं ये सेंस कर रही थी, मेरी टीम मुझे बताती थी कि मैम इतने लोग क्वेश्चंस पूछते हैं और वो चाहते हैं कि उनके क्वेश्चंस के आंसर मिले। बट मेरा इतना बिजी शेड्यूल होता है, बैक टू बैक सेशंस होते हैं, फिर भी वीडियोस शूट करने का मैं टाइम निकाल रही थी, बट दिल से चाहते हुए भी कि क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, उसके लिए टाइम नहीं अरेंज हो पा रहा था। और कहते हैं ना, अंदर जब इच्छा हो तो फिर कुछ ना कुछ ऐसे रास्ते निकल ही आते हैं। राइट। सो जैसे आपने पूछा कि क्यों सोचा कि ऐसे Q&A क्वेश्चन ये ऐसे आंसर करने के, ये सीरीज़ बनाने का। सो एक दो चीज़ें हैं जो मेरे दिल को बहुत टच कर गई। जैसे एक मेरे पास बुजुर्ग आए अपने बेटे का OCD का इलाज कराने के लिए, और जब वो आए तो जैसे ही वो मेरे कैबिन में एंटर कर रहे थे तो एक नज़र जब हम देखते ही हैं कि कोई एंटर करता है तो ऊपर से नीचे तक मैंने देखा और मैं उनके हालात समझ गई कि ये यहाँ शायद बहुत हिम्मत करके और शायद बहुत लंबे समय से सोच कर आने की हिम्मत जुटा पाए होंगे, क्योंकि उनकी शक्ल, उनका पहनावा बहुत कुछ बयान कर रहा था, उनकी मजबूरियों की दास्तान। और जब बैठे वो तो उन्होंने अपने बेटे की भयंकर OCD, जिससे वो सालों से पीड़ित था, उसकी दास्तान बताया और आंखों में आंसू भरकर बोले, मैडम आप आखिरी सहारा हो और मेरे बेटे को जीवन दान दे दो, कि मेरी हैसियत भी नहीं है, ज़मीन को बेचकर इलाज करा रहे हैं। तो वैसे तो हमें सिखाया जाता है कि हमारे लिए क्लाइंट ही है, मतलब इतना अटैचमेंट अगर हम रखेंगे, कोई भी डॉक्टर हो, किसी भी फील्ड का, मेडिकल या साइकोलॉजिकल,
सो अगर रखेंगे तो शायद हम अच्छे से इलाज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम खुद इमोशंस में बह जाएंगे। बट हर इंसान, डॉक्टर या कोई भी प्रोफेशन में होने से पहले वो इंसान ही होता है। Right. तो बहुत सारी ऐसे लम्हे होते हैं ना कि हमारी भी आंखें भर आती हैं। तो अंदर से एक ये था कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी जितनी मैं मदद कर रही हूँ, अगर थोड़ा और मदद का लेवल बढ़ा दूँगी तो शायद उनके घर बैठे और ज़्यादा मदद हो जाएगी, और जो मैं चाहती हूँ कि वो घर बैठे ठीक हो जाएं, मेरा कंट्रीब्यूशन और सोसाइटी की तरफ बढ़ जाएगा। तो मुझे भी लगेगा कि मेरा जीवन कुछ तो ईश्वर ने लायक बनाया था, तो कुछ तो सफल हो रहा है। Wow, जब like- दुनिया से जाऊंगी तो कुछ तो लोगों की ज़िंदगी बदल कर ही जाऊंगी। तो ये चीज़ है। इसी तरीके से और भी बहुत टची ऐसे वो हैं कि ना, लोग इतने परेशान होते हैं, रोते हैं, बिलखते हुए देखती हूँ। कोई कहता है मेरी फैमिली और सपोर्ट नहीं करेगी, ये एक सेशन इन्होंने करा दिया तो उसकी बात नहीं कराएंगे, इस तरह से, तो कि आप मदद करो, आप इस पे वीडियो बना देना, आप ये कर देना। तो बहुत सारे ऐसे मतलब पिछले 1 साल में मेरे साथ ऐसे वाक़ये मेरे साथ हुए और सामने आए जिसने अंदर तक झंझोड़ कर रख दिया कि और भी कुछ मदद करनी है किसी की ना। तो वो जो बुजुर्ग आए थे, जब वो उठकर जाने लगे तो मेरी नज़र पड़ी उनके पजामे में छेद, और उनकी जिस तरह से चप्पलें उन्होंने पहन रखी थी जोड़ लगाकर, वो बयान कर रही थी कि हालात कितने ख़राब हैं और बच्चे की जान पर आ गई है तो इलाज तो कराना ही है। तो ऐसे बहुत सारे, और मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में बताया कि मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को खो दिया था, उसने सुसाइड कर लिया था। Oh God. और क्योंकि कोई हेल्प ऐसे उसको मिल नहीं पाई, तो तब से ही था कि वीडियोस बनानी शुरू करी, ज़्यादा अंदर तक दिल में ये था कि मदद करनी है। और अभी Q&A भी इसीलिए स्टार्ट किया है। Amazing. Literally. आप कुछ और शेयर करना चाहते हैं? शेयर करने के लिए तो मुस्कान बहुत कुछ है, बस बात यह है कि मैं कितनी भी फीलिंग्स अपनी शेयर करूं, मेन मेरे अपनों का भला तब होगा जब इन लोगों को इनके सवालों के जवाब मिलेंगे, ये वो चीज़ें करेंगे। मैम ऑनेस्टली ये बहुत बड़ा मिशन है अपने आप में, एंड जब आप बता रहे थे ना तो आई कुड फील दैट इमोशन, क्योंकि आप बहुत इमोशनल मुझे महसूस दिए अभी, आपकी आंखें भर आई। भले ही आप कह रहे थे आई हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, वी डोंट हैव टू गेट अटैच्ड, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो शायद अटैच हो ही जाता है अपने इंडिविजुअल्स जिनके साथ भी वो हीलिंग प्रैक्टिसेस करते हैं। एंड आई थिंक ये बहुत बहुत बड़ी क्वालिटी है कि आप जब कनेक्ट हो जाते हो, अटैच हो जाते हो किसी भी इंडिविजुअल के साथ, उनको पूरी तरह से ठीक करने की कोशिश करते हो। सो लिटरली अमेजिंग, मुझे यहाँ तक वो चीज़ फील हो रही थी। ये चीज़ है मेरे साथ कि कितना भी सिखा लो कि ऐसे अटैच, लेकिन मेरा अपना पर्सनली मानना है कि जब तक आप दिल से जुड़कर किसी के जीवन को निखारना नहीं चाहोगे, बदल नहीं सकता। आपको उसके साथ एक ऐसा बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना होगा, उसके अंदर इतना विश्वास भरना ही होगा कि उसे यकीन ही आ जाए कि अब तो बदलाव हो ही जाएगा, ठीक हो ही जाएगा। तो वो जुड़ाव तो डेफिनेटली मैं फील करती हूँ, और इमोशनल भी हूँ, पर साथ के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग भी हूँ। Yes. अपने इमोशंस को संभाल कर सामने वाले को संभाल ही लेती हूँ, प्यार से, डांट के, कैसे भी जैसे अब पर्सन सामने वाला समझता है उसे संभाल ही लेती हूँ। अब आपको ऑरा बहुत पॉजिटिव है, लिटरली ऐसा लग रहा है कि मैं ही हील हो रही हूँ आपके साथ बैठ के अभी। थैंक यू मुस्कान। सो मैम मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकती Sure, हूँ? बिल्कुल। तो मैम सोनिया ने पूछा है क्वेश्चन कि हाउ कैन आई एक्सप्लेन माई मेंटल हेल्थ चैलेंजेस टू माई फैमिली एंड फ्रेंड्स, कि मतलब वो कैसे अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स को अपने मेंटल हेल्थ के जो चैलेंजेस वो फेस कर रही हैं वो कैसे उनको बताएं। ओके, सो अगर आप अभी तक अपनी फैमिली मेम्बर्स को नहीं बता पाए हैं तो ज़रूर आप हेजिटेंट रहे होंगे, या आपका एक्सपीरियंस ऐसा रहा होगा कि शायद वो लोग मुझे समझेंगे या नहीं। तो ऐसा बहुत प्रॉब्लम होती है बहुत लोगों के साथ कि उनको बताने में बहुत चैलेंज आते हैं। तो देखिए, जब भी आप बताएं तो आप क्या फील कर रहे हैं उसे बहुत ही क्लियर सिंपल लैंग्वेज में बताएं, क्योंकि अगर आप कुछ टर्म को पहले उन्हें बताएंगे, वो हो सकता है हैवी टर्म हो, वो अवेयर ना हो इस बारे में। आप डायरेक्ट उनको बोलेंगे कि मुझे ये डिसऑर्डर है, सपोज आपने बता दिया मुझे बाइपोलर डिसऑर्डर है, उन्हें समझ में ही नहीं आएगा क्या है वो। या आपने बताया कि मुझे सोशल एंग्जाइटी है, हो सकता है वो अवेयर ना। आप अपने लक्षण बताएं, और जब आप उन्हें सिंप्लीफाई करिए कि मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे दिल की धड़कन बढ़ी हुई है, या मेरे पेट में मुझे कुछ महसूस होता रहता है, या सर भारी रहता है, नींद नहीं आती है, रोने का मन करता है, तो जितनी आपकी लैंग्वेज सिंपल होगी उतना ज़्यादा वो लोग समझ पाएंगे कि आपके साथ हो क्या रहा है। आपको लगता है कि
वो तभी भी आपको नहीं समझ पा रहे हैं तो आप उन्हें कोई रेफरेंसेस दें, यानी कि कोई ऐसे व्लॉग शेयर कर दें, वीडियो शेयर कर दें आप, जिसमें कि इस तरीके के लक्षण जो आप महसूस कर रहे हैं वो कोई डॉक्टर बता रहा हो या कहीं साइट पर, जैसे भी आपकी फैमिली मेम्बर जितनी भी एजुकेटेड है वो जैसे समझ सकते हैं वो सोर्स उनके साथ शेयर कर दें, ताकि उन लोगों को वो चीज़ जो आप कह रहे हैं समझने में वो मदद मिल सके कि अच्छा ये जो हमारे बच्चे के साथ या हमारे पर्सन के साथ हो रहा है ये वास्तव में एक समस्या है, और ये समस्या है तो इसका समाधान भी है, इलाज भी है। और कोशिश करें कि सबसे पहले उस इंसान को अपने कॉन्फिडेंस में लें जो थोड़ा बहुत इस बारे में अवेयर हो, मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में, क्योंकि कई बार अगर आप सिंप्लीफाई करके भी बताते हैं और सामने वाला बोलता है रोने का मन तो हमारा भी करता है राइट, हम ऐसे तो हमारी भी दिल की धड़कन बढ़ जाती है, हमें भी नींद नहीं आती हफ्तों हफ्तों, हम तो ठीक चल रहे हैं। तो आपके लक्षण जानने के बावजूद भी कई बार ऐसा रिस्पॉन्स आपको मिल सकता है। अगर आपका कोई भी फैमिली मेम्बर इस तरीके का रिस्पॉन्स दे रहा है तब भी आपको पेशेंस रखना है। एक नहीं समझ रहा तो दूसरे को अप्रोच कीजिए और कुछ ऑथेंटिक साइट्स या फिर इस तरीके की वीडियोस को शेयर कीजिए और धीरे धीरे उनको समझाने की कोशिश कीजिए कि मेरे साथ वास्तव में ये समस्या है, ये मेरे लक्षण हैं और इसकी वजह से मेरी ज़िंदगी में ये चैलेंज आ रहे हैं। तो जब आप इस तरीके से पेशेंस के साथ समझेंगे खुद को और उनको समझाने का प्रयास करेंगे तब जाकर कोई आपके लिए मदद के लिए आगे आएगा। आप एकदम आउट बस करेंगे, रोने लगेंगे, आपको दिखाई नहीं देता मेरे साथ प्रॉब्लम है, आप समझ नहीं रहे हो मुझे, तो वहाँ पर वो लोग भी डिफेंसिव हो जाते हैं क्योंकि लोग अंतर्यामी नहीं होते हैं। हाँ, कुछ लोग बहुत अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं या अपने लोगों से बहुत कनेक्टेड होते हैं, तो वो आपके बिहेवियरल चेंजेस, आपके मूड स्विंग्स ऐसे देख लेते हैं आपके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं। आप मान लीजिए कोई एक्टिविटी पहले एंजॉय कर रहे थे, अब आप नहीं कर रहे हैं, तो वो नोटिस कर लेते हैं उसे, तो वो खुद ही आपसे पूछते हैं भाई क्या बात है। आजकल मैं देख रही हूँ तुम जो है ना क्लास नहीं जाते हो अपने, या एंजॉय नहीं करते हो, साथ में बैठते नहीं हो, या तुम्हारे चेहरे पे उदासी झलकती है। तो कुछ लोग तो आपके चेंजेस इजीली नोटिस कर लेंगे और आपसे खुद ही पूछ लेंगे। लेकिन अगर कोई नहीं पूछ रहा है तो बहुत सिंपल से शब्दों में जो आप महसूस कर रहे हैं उसे बताएं और अपनी बात को और ऑथेंटिक करने के लिए उससे रिलेटेड कोई भी एविडेंस उनको शेयर कर दें कि ये प्रॉब्लम है, और फिर स्पेसिफिक बताएं कि आप उनसे क्या मदद चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वो आपकी बात सुने या वो आपका इलाज कराएं, आपको समय दें, आप क्या चाहते हैं उनसे मदद क्लियरली बोलें, दूसरे से बिना बताए एक्सपेक्ट ना करें, तो तब आप आराम से बता सकते हैं ऐसे। ओके मैम, बहुत ही अच्छा आपने सोल्यूशन बताया। बट मैंने कई बार देखा है कि कुछ लोग ना बहुत अकेले होते हैं, उनको लगता है कि उन्हें कोई समझ ही नहीं सकता। कभी कभी एक फीलिंग आती है ना कि मैं बताऊंगी तो ये पता नहीं समझेंगे कि नहीं समझेंगे। एंड जैसे आपने कहा कि बहुत सारे लोगों के पास दोस्त होते हैं उनको ऑब्जर्व करने के लिए कि यार तू आज मोमोज क्यों नहीं खा रही है, तो ये तो बहुत पसंद है, तूने क्यों नहीं खाया। बट कई लोगों के पास ना वो दोस्त भी नहीं होते और वो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं कि मैं शेयर कैसे करूँ अपनी फीलिंग्स को। तो वो लोग कैसे इस चीज़ को शेयर करें, वो हिम्मत कैसे जुटा पाएँ इस चीज़ को कि अगर वो अकेले हैं तो। देखिए, सबसे पहले तो ये परसेप्शन आपने अगर बना लिया कि मुझे कोई समझेगा नहीं, तो वास्तव में कोई समझ भी रहा होगा तो आपका दिमाग आपको यही बताएगा कि मुझे कोई समझ नहीं रहा है। तो पहले आप ये अपना जो रॉन्ग परसेप्शन है उसे बदलना होगा। लोग समझते हैं, आपको बस अपनी बात को अच्छे से समझाना आना चाहिए। कई बात शुरुआत में नहीं समझते हैं, कुछ समय बाद समझते हैं, पर वो समझते हैं। एक बार नहीं समझ रहा इंसान, आप दोबारा बताने की कोशिश कीजिए, इतने सेल्फ हेल्प करते रहिए। एक मेंबर नहीं समझ रहा, दूसरे को समझाइए। आपके अगर दोस्त नहीं है, हालांकि दोस्त होना वरदान है, अच्छे दोस्त होना, और अगर आपके दोस्त नहीं है तो कोई कज़न, कोई तो ऐसे फैमिली में ऐसा होता है जिससे दोस्ताना व्यवहार होता है हमारा, तो आप उसकी मदद ले सकते हैं। छोटे मोटे जो चेंजेस, जैसे आपने बोला कि अगर सपोज करो कोई आपने मोमोज का दिया, अगर नहीं खा रहा, तो ये एक ऐसा भी हो सकता है पर्सनल चॉइस कि आज मेरा मन नहीं है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इतना छोटा सा शिफ्ट बिहेवियर में या लाइकिंग में आपकी ये कोई डिसऑर्डर हो। ओके। लेकिन कॉन्टिन्यूसली अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, जो एक्टिविटीज़ आप इंजॉय करते थे अब आप नहीं कर रहे हैं, ओके, आपकी स्लीपिंग पैटर्न चेंज हो गया है, आपकी एपिटाइट चेंज हो गई है, आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है, रूडनेस आती जा रही है, आपके आउटबर्स्ट बढ़ते जा रहे हैं, बहुत कुछ ऐसा हो रहा है, आप फिजिकली सोमेटिकली बहुत सारे सिम्टम्स आप महसूस कर रहे हैं, और कुछ समय बीत गया, क्योंकि ऐसे तो कभी कभी मैं भी उदास हो जाती हूँ, ठीक है, ऐसे तो अगर कुछ ऐसे दुख वाली बात आती है तो सभी की आंखें भर आती हैं, बिल्कुल, तो वो सामान्य है, हम ह्यूमंस के इमोशंस हैं और यही हमारी ब्यूटी है। ट्रू। लेकिन अगर यही चीज़ लंबे समय तक हो रही है तो कुछ क्लोज लोग उसको नोटिस कर लेते हैं मोस्टली, ठीक है। तो
परसेप्शन हटाना होगा कि कोई मुझे नहीं समझेगा या नहीं समझता, क्योंकि उसके साथ आप खुलकर शेयर नहीं कर पाएंगे। राइट मैम, बहुत सारी चीज़ सीखने को मिली इस फर्स्ट क्वेश्चन से कि कैसे हम सेल्फ अवेयर होके अपने ऊपर काम करके सामने वाले को बता सकते हैं कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं। सो मैम नेक्स्ट क्वेश्चन है इशिका का। तो वो पूछती है, इज इट कॉमन टू फील ओवरवेल्म्ड एंड एंशियस इन सोशल सिचुएशन? ओके, सो सोशल सिचुएशंस में जब हम सभी लोग जाते हैं तो हम सबको एक ना स्पॉटलाइट इफेक्ट से सफर करते हैं। Okay, स्पॉटलाइट ये होता क्या है ना होता है? कि आपके सर के ऊपर ही ऐसे ना लाइट पड़ रही है और आप ही Okay. लाइमलाइट में हो। अच्छा। ऐसा सब ये आपको देख रहे हैं, आपको नोटिस कर रहे हैं, आप कैसे चल रहे हैं, क्या पहना है, क्या वो कर रहे हैं। अच्छा, कॉन्शियस हो जाता है वो लोग। यस, स्पॉटलाइट इफेक्ट इसको साइकोलॉजी में कहते हैं। तो उससे सभी लोग थोड़ा थोड़ा सफ़र करते हैं। तो थोड़ा बहुत ओवरवेल्म फील करना है या हल्का सा एंशियस फील करना आप किसी में भी देख लेंगे। देखिए गैदरिंग में ना लोग अपने कपड़े एडजस्ट करते हुए या ऐसे देखते हुए, ये सब आपको कॉमन से मिलेंगे। पर जो एंजाइटी होती है, सोशल एंजाइटी, वो एक बहुत डिफरेंट होती है, क्योंकि उसमें इंसान केवल कॉशियस नहीं होता, वो सिम्टम्स भी फील करता है। ओके। अगर आपको सोशल एंजाइटी है तो आप सोशल सिनेरियोज में जाएंगे, चाहे बर्थडे में, शादी में या कहीं पर भी किसी भी गैदरिंग में जाएं, तो डेफिनेटली वो ट्रिगर करेगा आपको। आप फिजिकल सिम्टम्स फील कर सकते हैं, आपको स्वेटिंग भी हो सकती है, आपको पैल्पिटेशन भी हो सकती है, आपके अंदर कोई नेगेटिव इंटरनल डायलॉग भी चल सकते हैं, आपके हाथ पैर भी कांप सकते हैं, आपके अंदर से आवाज भी आ सकती है, चल निकल रहे हैं यहाँ से, सब कुछ नहीं देख रहे हैं, ठीक है ना। तो कुछ भी ऐसे सिम्टम्स आ सकते हैं। माइंड रीडिंग होने लग जाती है कि लोग मुझे ही देख रहे हैं कि ये कितनी नर्वस हो रही है, या ना मेरे को अलग अलग तरीके से जज किया जा रहा है। तो ये सारे फियर्स जो कि फेक फियर होते हैं, आपके हेड में होते हैं, क्योंकि स्पॉटलाइट इफेक्ट आपके अंदर बहुत बढ़ गया होता है उस टाइम पर। तो मैंने बताया कि माइनरली तो सभी को थोड़ा बहुत लगता है, ठीक है। अगर मैं भी किसी सोशल गैदरिंग में ऐसे जाऊंगी तो स्लाइटली थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट फील करने के बावजूद भी ऐसा माइंड भी कभी कभी लग सकता है कि यार, है ना, हम सभी लोग होते हैं कि मैं कैसी लग रही हूँ एंड ऑल, ये सब चीजें नॉर्मल है, ये हर ह्यूमन के साथ होती है। लेकिन वो जो एंजाइटी होती है उसके सिम्टम्स बिल्कुल अलग होते हैं। तो आप थोड़ा सा कॉशियस होना एक अलग चीज होती है, एंग्शियस फील करना एक बहुत अलग चीज होती है। आपको कंटिन्यूअसली घबराहट हो रही है, बिल्कुल आप रुक ही नहीं पा रहे हैं वहां पर, आपको ऐसा लग रहा है कि बस जल्दी से ये सिचुएशन एंड हो, या आप कोपिंग मैकेनिज्म निकाल रहे हैं अनहेल्दी, अपना फोन निकाल कर बैठ गए हैं, उसी फोन में बिजी हैं ताकि आपको किसी से बात ना करनी पड़े। एक तरीके से वहां होते हुए भी एस्केप होने की कोशिश कर रहे हो। आपको कोई ग्रुप में इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहा है तो आपको एक्सक्यूज बना के वॉशरूम जा रहे हैं या किसी खाने पीने के स्टॉल पे पहुंच गए, अलग थलग से रह रहे हैं। तो वो कंटिन्यूसली उन लोगों के साथ होगा, ओवरवेल्म फील कर रहे होते हैं, क्योंकि वो तो जिन लोगों को इस तरीके की एंजाइटी की प्रॉब्लम पहले से ही हो, मतलब उनके दिमाग में कुछ प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, या सुनी सुनाई बातों को दूसरों के रेफरेंसेस से भी वो एंग्शियस हो सकते हैं, तो वो सब हो सकता है। ये नॉर्मल है, जिसको भी एंग्जाइटी है तो सोशल सिनेरियोज में ओवरवेल्म फील कर सकता है। अच्छा मैम, एक छोटी सी ना मेरे को क्वेश्चन आया इसी माइंड में कि ये फीमेल्स को ज़्यादा होता है कि कॉन्शियस, क्योंकि वो चीज़ जब हैबिट बन जाती है कि वो कॉन्शियस फील कर रही है कहीं सोशल गैदरिंग में, तो हो सकता है ऐसा कि वो जब पहले तो नॉर्मल है वो कॉन्शियस फील करना, उसके बाद वो प्रॉब्लम में बदल गया, तो आपको लगता है कि फीमेल में ज़्यादा होता है या मेल्स में भी इक्वल है? ओके, सो ये ऐसे इक्वल या वो ज़्यादा नहीं, किसी को भी हो सकता है। पहली बात तो ये डिपेंड करता है कि आपके चाइल्डहुड एक्सपोजर्स कैसे रहे, आपको कितना सोशल सिनेरियोज में कॉन्फिडेंस दिया गया, कितना आपको शामिल किया गया। जैसे बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जब बच्चे छोटे होते हैं उनको लेकर नहीं जाते हैं, अपना फ्री फील करने के लिए जनरली छोड़ जाते हैं कि अच्छा इनको घर पे रहेंगे, बाहर जाएंगे तो संभालना पड़ेगा। अब बच्चे को जब एक्सपोजर नहीं मिला होता, सीखेगा कैसे? वो घर में बैठ के तो कोई सीखेगा नहीं। तो कुछ लोगों को ऐसा होता है एक्सपोजर की कमी की वजह से होता है, कुछ लोगों को ऐसा होता है कि एक्सपोजर उनको रेस्ट्रिक्टेड मिला होता है इंस्ट्रक्शन में, ऐसे बिहेव करो, ऐसे बैठो, ऐसे बोलो, ये करो, वो करो, उसकी वजह से होता है। कुछ को ऐसा होता है कि कभी कभी कोई बुली कर देता है सोशल सिनेरियोज में, या दूसरे को देख लेते हैं ऐसे। हर तरीके के लोग हैं आप, आपका एक्सपीरियंस कैसा भी रह सकता है। तो कुछ ना कुछ दिमाग में इस तरीके से बैठा हुआ होता है वो इंसान, यानी कि कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा होता है। वो उसके खुद के सेल्फ स्टीम लो होने की वजह से भी हो सकता है। वो अपने आप को सुंदर नहीं मानता, वो अपने आप को ऐसे मानता है कि मुझे बोलना नहीं आता है, मुझे तो पता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है कि किसी ने कुछ पूछ लिया तो क्या करेंगे। बहुत सारे लोग इसलिए सोशल एंग्जाइटी डेवलप कर लेते हैं कि उनकी लाइफ में कुछ फेलियर आया हुआ होता है कि वहाँ जाएंगे तो लोग पूछेंगे भाई क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो तुम, अच्छा तेरी शादी नहीं हुई अभी। तो ये ना सबके साथ अलग अलग कंसर्न होती हैं। तो इसमें मेल फीमेल का ऐसा नहीं होता कि इक्वली सफर करेंगे या मेल ज्यादा या फीमेल ज्यादा, ये किसी को भी हो सकती है। ये डिसाइड करता है कि उसके लाइफ के एक्सपीरियंसेस वगैरह कैसे रहे हैं। वाओ, लाइक
ये परसेप्शन मेरा ब्रेक हो गया कि किसको ज़्यादा होता है। ये कि अगर आपको बचपन से वो चीज़ दिमाग में है और आप उस चीज़ को सफ़र कर रहे हो तो वो बिल्ड हो सकती है आने वाले टाइम में। तो आप पहले से कॉन्शियस रहो, पहले से अपने आप पे वर्क करो। स्पेशली पेरेंट्स अपने बच्चों को बाहर लेकर जाओ, उनको एक्सपोज कराओ कि हाँ सोशल गैदरिंग में कैसे रहना है, कैसे कॉन्फिडेंट रहना है, राइट। सो मैम, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास इशिका ने पूछा है, हाउ कैन आई फाइंड अ बैलेंस between taking care of myself and supporting my loved ones with mental health issues? Okay. Like, I think वो डिलेमा में फंस चुके हैं कि वो कैसे मैनेज करे ये सब। बिल्कुल, अगर आपके घर में कोई भी एक ऐसा सफरर है जिसको मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं कुछ भी, तो डेफिनेटली स्ट्रगल बाकी लोगों के साथ भी होती है, अटेंडेंट के साथ भी पूरा स्ट्रगल होती है, क्योंकि उनके अपने मूड स्विंग्स होते हैं, कई बार टेंट्रम भी बहुत ज़्यादा होते हैं, आउटबर्स्ट होते हैं, और कई बार डिसऑर्डर ऐसा होता है कि आउट ऑफ कंट्रोल पर्सन होता है, ना बहुत वॉयलेंट भी हो जाता है। तो अभी ये तो नहीं पता कि इनके केस में कैसा वो है, बट किसी भी लेवल का अगर कोई भी है तो सबसे पहले तो एम्पैथेटिक, क्योंकि आपको ना एक को थेरेपिस्ट का रोल निभाना पड़ेगा। आप जहाँ से भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो वो एक थेरेपिस्ट तो है ही, लेकिन घर पे भी एक थेरेपिस्ट होना चाहिए। यानी कि थेरेपिस्ट क्या होता है, मान लीजिए कोई मुझ पे शाउट करेगा या कोई मुझ पे उल्टा बोलेगा या कुछ भी ऐसे मेरी बातें काटेगा, तो उस टाइम पर मैं उसके जैसा थोड़ी ना बिहेव करूंगी, मैं उसे एम्पैथाइज करूंगी, क्योंकि ये पर्सन बीमार है, सफरर है, तो इसको अगर इतनी समझ होती, ये इतना अपने काबू में, कंट्रोल में होता, तो ये मेरे साथ ऐसा थोड़ी ना करता। तो वो समझते हुए, वो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो एम्पैथी रखते हुए जब आप सामने वाले को देखेंगे तो उसका ऊंची आवाज में बोलना, करते करते भी आपको ब्लेम कर देना या कुछ भी इस तरीके से करना आपको ट्रिगर नहीं करेगा। और आपको पेशेंस रखना होगा, क्योंकि ये हीलिंग जो होती है वो टाइम लगाती है। कोई भी अगर आपकी साइकोलॉजिकल लेवल पर गड़बड़ हो गई है, कोई भी आपके मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, तो वो एकदम हील नहीं होते हैं, उस हीलिंग में टाइम लगता है, ठीक है। so, जैसे एक मामूली सा बुखार भी होता है तो उसमें भी 3-5 दिन का समय लग जाता है। बिल्कुल। तो ये जो इश्यूज होते हैं वो एक दिन में आते नहीं है और एक दिन में जाते नहीं है, और हील होते होते बेबी, क्योंकि जो बचा हुआ हिस्सा होता है वो हावी होने पर की कोशिश करता है। बिल्कुल। तो कई बार अटेंडेंट का पेशेंस लूज हो जाता है। तो आपको पहली बात तो एम्पैथी रखनी है, आपको पेशेंस बना के रखना है, और आपको समझना है कि मैं हीलर हूँ और ये पेशेंट है। बिल्कुल। तो उसमें आपके अंदर टॉलरेंस पावर बढ़ जाएगी, एक्सेप्टेंस पावर बढ़ जाएगी, पेशेंस आपके अंदर बहुत बढ़ेगा, तो आप संभाल पाएंगे। फिर आपको कैसे हेल्प करनी है, सबसे पहले सेल्फ हेल्प, रोज़ाना अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, मेडिटेशन करें, ताकि आपके पास मेंटल स्ट्रेंथ रहे। अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन दें, अपने आप को बताएं कि मैं इस हीलिंग जर्नी में कंट्रीब्यूट कर रही हूँ और मुझे एक कंट्रीब्यूटर बनना है, मुझे पेशेंस रखना है, मैं भी एक हीलर हूँ। तो जब आप अपने आप को रोज़ मेडिटेशन से, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से कूल रखेंगी, अपनी सेल्फ केयर करेंगी, बैलेंस डाइट लेंगी, प्रॉपर नींद लेंगी, तो आप दूसरे इंसान को बहुत अच्छी तरीके से संभाल पाएंगी। फिर भी आप इंसान हैं, थोड़े बहुत मूड स्विंग्स आपके भी हो सकते हैं, आप रो सकते हैं, वो सब नॉर्मल है। लेकिन जब इसका एंड रिजल्ट आएगा आपके पेशेंस रखकर किसी को हील करने का, तो आपका वो पेन बिल्कुल ऐसे गायब हो जाएगा जैसे एक मदर बड़ा तड़फती है बच्चे को जन्म देते वक्त, लेकिन जैसे ही वो बच्चे का चेहरा देखती है उसका सारा वो ऐसे नहीं दर्द गायब हो जाता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपका भी ये जो पेन होगा इस हीलिंग जर्नी में वो गायब हो जाएगा जब आपका इंसान फिर से मुस्कुरा उठेगा। बिल्कुल। वाओ, लाइक बहुत ही सरल तरीके से आपने बता दिया कि कैसे दोनों चीज़ों को बैलेंस कर सकते हो। इनफैक्ट मैं आपसे पूछने वाली थी कि कैसे दूसरा बंदा अपने आप को ठीक रखे, बट आपने वो पहले ही सब चीज़ें इतनी अच्छे तरीके से समझा दी कि अब सामने वाला बंदा भी खुद को अच्छे से मैनेज कर सकता है एंड जो इफेक्टेड पर्सन है वो भी अच्छे से चीज़ें समझ पाए। सो मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन है परिधि का, इज देयर अ स्पेसिफिक टाइम ऑफ द डे व्हेन फोकस टेंड टू बी बेस्ट? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा मुझे। ओके, देखिए वैसे तो ना फोकस करने का ऐसा कोई फिक्स टाइम होता नहीं है। हाँ, इस बात पे बहुत सारी रिसर्च हो चुके हैं तो उसमें कुछ नतीजे भी सामने आए हैं, वो मैं आपको बताऊंगी, पर ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कुछ लोग जैसे रात को बहुत अच्छा फोकस कर पाते हैं, कुछ लोग ऐसे मिड मॉर्निंग में 10 बजे के आसपास बहुत अच्छा फोकस कर पाते हैं, कुछ लोगों के लिए 3 से 5 बजे का, और कुछ लोग सुबह उठते ही बहुत अच्छा फोकस कर पाते हैं। जो हम लोग यहाँ पर भारत में ब्रह्म मुहूर्त का वो है कि हमेशा से आप देखिए स्कूल्स वगैरह में भी बोलते हैं सुबह जल्दी उठो, और सुबह उठो और उस सुबह कंसंट्रेशन का लेवल बहुत अच्छा रहता है, माइंड आपका बिल्कुल शांत रहता है, उस टाइम आप जो भी पढ़ोगे समझ में आएगा, फोकस कर पाओगे अच्छे से, याद रहेगा। इस तरीके की बातें हम लोग कंडीशनिंग की गई है बहुत ज़्यादा। राइट।
पर ये पूरी तरीके से सच नहीं है सबके लिए। ओके। सुबह पढ़ना, उठना, फोकस करना, कोई भी काम करना जिसमें भी फोकस की जरूरत है नेचुरली, क्योंकि आपका ब्रेन रेस्ट मोड से वापस आया है एक्टिव मोड में, तो डेफिनेटली इफेक्टिव होता है, बट सबके लिए नहीं होता। ठीक है, तो सबके लिए नहीं होता, सबको अलग अलग है। तो ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे लोग सुबह 10 बजे के करीब से लेकर 12 बजे तक ज़्यादा फोकस्ड फील करते हैं, प्रोडक्टिव होते हैं। वहीं पर जैसे कुछ लोग मैंने बताया ना कि सुबह उठते ही हो सकते हैं, और कुछ लोग 3 से 5 बजे तक। और शाम के टाइम पर जो फोकस है आपका अटेंशन, वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम रहता है। लेकिन वहीं पर दूसरी साइड ऐसा देखा गया है कि लोग रात को 9 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में भी बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं, पर उससे लॉन्ग टर्म में उनकी नींद वगैरह डिस्टर्ब होने के चांसेस हाई रहते हैं। और उस टाइम पर ब्रेन पर अगर आप बहुत नई इन्फॉर्मेशन ओवरलोड करते हो और उसको स्ट्रेस में लेकर जाते हो, लॉन्ग टर्म 1-2 दिन में कुछ नहीं होगा, इवन महीने 2 महीने में भी कुछ नहीं होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म सोचकर चलना चाहिए हमें। अगर लॉन्ग टर्म में आपका वही सब रूटीन रहेगा, आप 10 से 2 की नींद, बीच की नींद आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे हर दिन, तो धीरे धीरे आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी फिर आपके सामने आने लगेंगे। तो ये जो कंसंट्रेशन का, फोकस का जो बेस्ट टाइम होता है, ये पर्सन टू पर्सन है। आपको ना ट्राई करना होता है। आप देखिए कि आप अलग अलग टाइम स्लॉट में पढ़कर देखिए या काम कर कर देखिए फोकस के साथ, आपको जो बेस्ट सूट करे, जो आपके हिसाब से बेस्ट है, वही बेस्ट है। और जर्नल तो है कि सुबह उठने के 2 घंटे तक 10 से 12 और 3 से 5 ये बेस्ट टाइम है। मैम ये आपने बिल्कुल सही कहा कि सबके अपने अपने टाइम होते हैं। मैम जब मैं 12th में थी तो आई यूज टू स्टडी लेट नाइट, क्योंकि मुझे पता था कि सुबह उठ के तो एकदम हबड़ा दबड़ी में नहीं पढ़ा जाएगा। एंड उस टाइम मैंने कई वीडियो में भी देखा था कि अगर आप रात को कुछ पढ़कर सोते हो तो सबकॉन्शियसली आपके माइंड में रहता है और आप उसको लिख पाते हो एग्जाम में। तो टेक्निकली तो वो टाइम 3 से 5 का ही होता था, क्योंकि हम लोग सोते ही उस टाइम से पूरा पढ़ के अच्छे से। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आप सही कह रहे हो कि सबका टाइम अलग होता है, बट 3 से जो 5 का टाइम है उस टाइम पे अलग ही एनर्जी आती है, इतना सन्नाटा होता है, आपको लगता है कि बहुत कम टाइम में फटाफट से इसको खत्म करो, और वो सबकॉन्शियसली भी फिट हो जाता है। तो ये चीज़ मैंने भी अप्लाई करी एंड बहुत इफेक्टिव होता है ये चीज़। सो मैम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एंड ये लास्ट क्वेश्चन है। सो मैम मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ, इस आईडी का नेम मेंशन नहीं है, सो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम आप ध्यान रखें कि आप अपना नेम भी मेंशन कर दें। सो मैम क्वेश्चन है, आई हैव हर्ड अबाउट माइंडफुलनेस कैन help with OCD. Can you explain how mindfulness work in therapy with an example of someone who has benefited from it? Okay. माइंडफुलनेस डेफिनेटली OCD में बहुत हेल्प करता है। सो आप माइंडफुलनेस क्या है, यानी कि प्रेजेंट मोमेंट की अवेयरनेस। अब OCD में क्या है कि आपके दिमाग में ऑटोमेटिक थॉट आते रहते हैं, बहुत सारे इंट्रूसिव थॉट्स आते हैं, कुछ स्पेसिफिक थॉट रिपीट होते रहते हैं। माइंडफुलनेस आपको ये सिखाती है कि जो थॉट्स हैं वो जस्ट एक कॉग्निटिव फंक्शन है आपका। जो भी इंफॉर्मेशन आपके अंदर गई है उससे आपका माइंड थॉट्स प्रोड्यूस करता है। तो जो भी आपके थॉट आ रही है आप उसके बारे में अवेयर हैं, अलर्ट हो जाएं उस टाइम पर, और आप उससे अटैच होने की बजाय कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ, ये सोचने की बजाय आप ये कहें कि ये थॉट मेरे मन में आ रही है, मेरा माइंड मुझे ये बताने की कोशिश कर रहा है। ये अवेयरनेस, जरूरी नहीं कि आपको हर बार वर्बलाइज करना है, बोलना है इसे, लेकिन आपको ये अवेयरनेस होनी चाहिए उस टाइम पर कि थॉट को जब आप अपने आप से डिटैच करते हैं तो उनका इफेक्ट आप पे से खत्म होने शुरू हो जाता है। ये प्रैक्टिस है, इसको प्रैक्टिस करनी है, चाहे आपको 5 सेंसेस को शार्प करके करना है, माइंडफुलनेस मेडिटेशन है, प्रेजेंट मोमेंट की अवेयरनेस, सिंपल से आप अपने आप को और ज़्यादा माइंडफुलनेस में ट्रेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप खाना भी खा रहे हैं तो खाना खाते वक्त भी आप माइंडफुल रहें कि आप क्या खा रहे हैं, वो देख भी रहे हैं, स्मेल भी है, टेस्ट को भी फील करते हुए खाएं। तो बहुत सारी तरीके से आपकी माइंडफुलनेस आप बढ़ाते हैं। तो एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन, छोटी छोटी माइंडफुलनेस प्रैक्टिस सब आपको अवेयर करती हैं, ट्रेन करती हैं, और बेसिकली आपके अंदर ये प्रेजेंट मोमेंट में अवेयरनेस डालती हैं कि जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, जो भी आपको फील हो रहा है, जो भी आपका दिमाग आपको बता रहा है, वो दिमाग के लेवल का फॉल्ट है। आप उससे अटैच होने की बजाय अपने आप को सेपरेट रख सकें। तो जैसे एग्जांपल देकर मैं बताती हूँ कि मेरे एक क्लाइंट थे, नाम तो मैं नहीं लूँगी, तो उनको बहुत ज़्यादा क्लीनिंग का ऑब्सेशन रहता था। उनको ये लगता था यहाँ डोर नॉब पर कंटामिनेटेड है, ये बहुत ज़्यादा जर्म्स हैं। उनको इस तरीके से लगता था कि अगर उनका पैर भी सपोज स्लीपर से थोड़ा सा भी आउट हो गया, ये फ्लोर पे जो है ना, क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा गंदगी है, अब उनका पैर गंदा हो गया है। तो हर चीज़ में स्विचेस, सब चीज़ें छूने में उनको बहुत ज़्यादा थे।
तो उनके दिमाग में यही था, ये गंदा वो गंदा। तो जब उनको हमने सिखाया कि भाई आप थॉट से डिटैच रहो, आप जब भी थॉट आए आपको ये, तो आप अपने आप को वही चीज़ बताओ कि मुझे ये थॉट आ रहा है कि डोर नॉब गंदा है, मुझे मेरा दिमाग बता रहा है कि ये स्विच गंदा है। और थॉट कभी एब्सोल्यूट्स नहीं होते हैं, थॉट जस्ट एक आइडिया, गेस, क्योंकि आपके लिए जो वैल्यू बन गई, जैसे उनके लिए क्लीनिंग एक वैल्यू बन गई थी, साफ सफाई रखना, तो आपके दिमाग के लिए जो भी वैल्यू है जो आपने बता दिया, तो दिमाग उसी के आसपास घूमता रहता है और फिर वो उसी जोन में घूमने की वजह से, उसी लूप में घूमने की वजह से अज्यूम कर करके आपको बताता रहता है यहाँ गंदा है, ये गंदा है, जिस भी तरीके की ओसीडी है। तो जब आप माइंडफुल रहते हो कि ये ऐसा जो लग रहा है मुझे, ऐसा है नहीं, पहली बात तो ये मेरा दिमाग इंटरप्रिटेशन निकाल कर मुझे दे रहा है। अच्छा। दूसरी बात ये है कि अगर ये गंदा भी है तो मेरे कंपल्शन करने से ये साफ भी नहीं हो रहा कि मैं बार बार इतने टाइम से एक्शन लेता रहा हूँ, तो मेरी एंजाइटी तो कभी खत्म ही नहीं हो रही है। बिल्कुल। अगर ऐसा इसका सोल्यूशन होता तो खत्म हो जाता, लेकिन मुझे इतने साल हो गए हैं। तो ये भी अवेयरनेस रखनी है आपको, साथ के साथ कि ये जो एंजाइटी हो रही है, जो बेचैनी हो रही है, क्या इसको खत्म करने का एक क्लीनिंग ही जरिया है, और क्लीनिंग ही जरिया था तो इतने टाइम से खत्म क्यों नहीं हुआ? राइट। तो वो एंजाइटी जो अनकंफर्टेबल फीलिंग है उसे रिलीज करने के लिए आप बैठ भी सकते हैं, डीप ब्रीथिंग भी कर सकते हैं, अपनी बॉडी को फ्रीज भी कर सकते हैं, किसी और से बात करके डिस्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, आप कुछ भी और कर सकते हैं ना, जिससे कि वो एंजाइटी रिलीज हो जाए। तो ये सब कुछ माइंडफुलनेस होती है कि जिसमें आप थॉट्स को बस थॉट्स समझ रहे हैं, आप थॉट से डिटैच रह रहे हैं, आप इस तरीके से कि माइंड ऑटोमेटिक ये आपको दे रहा है। और थॉट्स डायरेक्टिव नहीं है कि आप ये एक्शन ही लेंगे, वो आपको डायरेक्ट नहीं कर रही हैं, ठीक है, कंट्रोल आपके पास ही है। लेकिन जब आप अपना कंट्रोल खो देंगे और सरेंडर कर देंगे तो माइंड कंट्रोल ले लेगा। भैया तो आप माइंड को कंट्रोल करें या माइंड आपको कंट्रोल करेगा। तो ये मुश्किल होता है, लेकिन ट्रेनिंग से हो जाता है। अमेजिंग। मेरा तो माइंड ब्लोन अप हो चुका है इतनी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करके। बहुत सारे क्वेश्चंस को आपने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही इजी वे में बताया, और आई थिंक काफ़ी लोगों को समझ में भी आ गया होगा कि कैसे आप वो अपने आप को माइंडफुलनेस, स्पेशली आपने बात करी काफ़ी सारे क्वेश्चंस में, सेल्फ अवेयरनेस की बात करी, वो कितना इंपॉर्टेंट है। सो मैम, अभी यहाँ पे क्विक क्वेश्चंस, एक क्विक रैपिड राउंड हो जाए, छोटे छोटे क्वेश्चंस है। सो आप फटाफट से उसका आंसर देना, ठीक है? ओके, सो कैन अनट्रीटेड एंजाइटी और डिप्रेशन लीड टू अदर हेल्थ प्रॉब्लम? श्योर, बिल्कुल। अगर आपने एंजाइटी डिप्रेशन का ट्रीटमेंट नहीं किया तो आपको बहुत सारे बॉडी से रिलेटेड वो हो सकते हैं, आपकी पूरी बॉडी में दर्द रह सकता है, ठीक है, आपकी नींद हमेशा के लिए डिस्टर्ब हो सकती है, आपको इनअटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है, आपके अंदर इतनी चिड़चिड़ाहट हो सकती है कि आप काम में लापरवाही करने लगे, रिश्तों में आपके बिगड़ जाएं। तो बहुत सारे फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, सोशल, सब लेवल पर आपके कॉन्सिक्वेंसेज आ सकते हैं। What's a quick trick to stay focused during long term meetings or lectures? मैम, स्पेशली आप भी ये चीज बता सकते हो कि आप इतने सारी मीटिंग्स लेते हो, लेक्चर्स होते हैं, तो कैसे आप फोकस बनाए रखते हो? हाउ डू यू स्टे फोकस्ड? ओके, तो इसके दो ही रूल हैं, एक है एक्टिव लिसनिंग और एक है कि अपने आप को कॉन्वर्सेशन में एंगेज रखना। जब आप एक्टिव लिसनिंग करते हो, यानी कि वैसे तो हम कान से सुनते हैं, लेकिन एक्टिव लिसनिंग में हमें कान के साथ साथ आंख से भी सुनना होता है। यानी कि जब सामने वाला कोई बोल रहा है तो उसके एक्सप्रेशंस को देखना, उसके चेहरे की तरफ देखकर उसकी बातों को सुनना, तो इससे आपको फोकस रहने में मदद मिलती है। दूसरा, आप बीच बीच में अपना व्यू देते रहें या कुछ इंपॉर्टेंट रेलिवेंट क्वेश्चंस पूछकर अपना एंगेजमेंट शो करते रहेंगे तो आप फोकस्ड रहेंगे, कनेक्टेड रहेंगे। क्योंकि उन मीटिंग्स में ज़रूरी नहीं है कि आपको डीप ब्रीदिंग करने का मौका मिले या कुछ भी ऐसा हो, या आपको ऐसा लग रहा है कि इसके अलावा भी कुछ क्विक करना है, तो आप टेबल के नीचे या देखते हुए, जैसे कि कहीं कोई देखे ना, तो आप अपने हाथ को 5 टाइम्स इस तरीके से ऐसे कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि मूवमेंट आने की वजह से फिर से आप एक्टिव हो जाएंगे, और जो भी एक मोनोटोनी या एक लेजीनेस आ रही होगी, इनअटेंशन, वो वापस से एक्टिव मोड में आ जाएंगे। वंडरफुल मैम, मुझे लगता है ये क्वेश्चन ना किसी ऐसे एम्प्लॉय ने या फिर ऐसे स्टूडेंट ने पूछा होगा जिनके आफ्टरनून के टाइम पे कोई मीटिंग होती है या फिर क्लासेस होती है, कि हम फोकस बना पाए अपने क्लासेस के टाइम या मीटिंग्स के टाइम। ओके मैम, सो नेक्स्ट है, व्हाट इज द क्विकेस्ट वे टू काम डाउन व्हेन फीलिंग एंशियस? ये बहुत होता होगा मैम, बहुत लोगों के साथ। बिल्कुल होता है। तो सबसे पहले आप आंखें बंद कर कर अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा देखें। आपने कभी बहुत खुलकर मुस्कुराया होगा और आपके पास उसकी मेमोरी है। मुस्कुराता हुआ चेहरा देखें और बस 4-7-8 ब्रीदिंग करें। आपको सिर्फ 5 बार ऐसे करने हैं। 4 सेकंड में सांस लें, 7 सेकंड तक रोकें और 8 सेकंड में आप मुंह से निकाल दें। आप एकदम, कितना भी एंग्शियस होंगे, एकदम से आप रिलैक्स हो जाएंगे। वंडरफुल। So, ma'am, next है, can you recommend a short daily routine
टू रिड्यूस ओवरऑल एंजाइटी लेवल्स? काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो आपने बताया कि अगर हैंड टू हैंड आपको हो रही है एंजाइटी तो आप ब्रीदिंग कर सकते हो, बट ओवरऑल वो क्या रूटीन में ऐड ऑन कर सकते हैं कि वो दिन भर थोड़ा अच्छा फील करे, एंशियस ना फील करे? ओके, तो सबसे ये बहुत सारे लोगों के पास ये होता है कि टाइम नहीं है, ठीक है। तो अगर आपके पास टाइम है या नहीं है, 5 मिनट आपको, हर कोई इंसान इतना भी बिजी नहीं होता ना कि 5 मिनट ना निकल। True. जैसे ही आप उठें तो सबसे पहले तो एक कहते हैं ना कि अंगड़ाई लेनी होती है आपको ना बॉडी में, जो है ना अच्छी तरीके से एनर्जी का फ्लो करने के लिए दोबारा से, क्योंकि आप रेस्ट मोड पर होते हैं। तो बेड पर ही बैठ के सबसे पहले एक अच्छे से तबियत से पूरी अंगड़ाई लें, और उसके बाद वहीं पर 5 मिनट आप अपने दोनों हाथों को जोड़कर इस तरीके से बैठ जाएं, और इस तरीके से बैठकर सीने के सामने रखकर उसको, और फिर आप 5 मिनट बस डीप ब्रीदिंग करें, और आप फिर बेड से उतर जाएं। आप ब्रेकफास्ट करेंगे या पूजा करने की जो भी आपको आदत है, ब्रेकफास्ट तो हर कोई करता है, पूजा करने की आदत भी है, तो जब आप दिया जला रहे हैं तो दिया जब जलाएं तो उस पर सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड के लिए उसकी लौ पर फोकस कर लें, तो आपकी कंसंट्रेशन की एक्सरसाइज हो गई, पूजा की पूजा होगी, भगवान जी भी खुश और आपका दिमाग भी ट्रेन हो गया। फिर जब आप खाना खाएं तो माइंडफुल ईटिंग करें, आपने क्या ब्रेकफास्ट कर रहे हैं उसको स्वाद लेते हुए खाएं, तो आपकी वहाँ माइंडफुलनेस प्रैक्टिस हो गई, ठीक है। आप कितना भी बिजी हैं, आपका ये हो गया। फिर आप अपना काम पे बिजी हो गए, या फीमेल्स भी हैं तो घर में बिजी हो गई, तो बीच बीच में हर 1 घंटे बाद अपने फोन पे अलार्म लगा के रखिए, जिसपे कि जैसे ही आपका अलार्म फ्लैश हो तो उस पे लिखा हो, हे रिलैक्स एंड स्माइल। वाओ, दैट्स रियली नाइस। तो जैसे ही वो एक टाइटल लिखा हुआ आएगा, रिलैक्स एंड स्माइल, आप कितना भी कैसे भी मूड में होंगे, रिलैक्स स्माइल हो जाएंगे। जैसे आप रिलैक्स एंड स्माइल देखें, फिर आप 10 डीप ब्रीदिंग लें, और कुछ सेकंडों का काम है, ठीक है ना, आराम से हो जाएंगे। इस तरीके से आप, जरूरी नहीं कि हर बार अलार्म बजने पे 1 घंटे बाद आप 10 डीप ब्रीदिंग ले, जितनी बार ले सकते हैं ले, लेकिन रिलैक्स एंड स्माइल लिखकर ये आपका पूरा दिन बहुत अच्छी तरीके से हर 1 घंटे बाद आपको रिफ्रेशिंग फीलिंग देगा। और रात को सोने से पहले 5 मिनट ग्रेटिट्यूड और 5 मिनट डीप ब्रीदिंग, ये सबसे ज्यादा शॉर्टेज से ज्यादा शॉर्ट कुछ नहीं होता। ये भी नहीं कर सकते तो कुछ नहीं होता। मैम एक मुझे बहुत अच्छा लगा आपका कि दिया जला के थोड़ी देर फोकस करो उस पे। हाँ। घर वाले सोचेंगे कि आज कितनी पूजा कर रहा है मेरा बच्चा, वो भी खुश, हम भी खुश, बिल्कुल पूरा बढ़िया हो जाएगा। और मैम एक ही काफी ट्रिकी सा लग रहा है, हाउ कैन आई क्रिएट अ स्ट्रक्चर्ड प्लान टू टैकल ओसीडी ट्रिगर्स? ओके, सो ओसीडी ट्रिगर्स को आपको पूरा टैकल करने के लिए ना, सबसे पहले तो ट्रिगर लिस्ट ही बनानी होती है। उसमें एंजाइटी लेवल आपको डिसाइड करना होता है कि कौन सा ट्रिगर आपको क्या एंजाइटी देता है, तो 1 to 10 के स्केल पर आप वो लिख लें। फिर उससे एसोसिएटेड क्या बिलीफ है, आपका क्या फियर है और क्या आपका कंपल्शन है, वो सब आप लिस्ट बना ले, तो ये एक स्ट्रक्चर में पूरा ऐसा आ गया। अब जब आप अपने ट्रिगर के बारे में अवेयर हो गए, आपको एंजाइटी लेवल भी पता चल गया, और आपका बिलीफ और आपका फियर स्पेसिफिक क्या है, और कंपल्शन भी पता चल गया, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग हो गई उसके बारे में। बिल्कुल। फिर जो आपके सबसे कम एंजाइटी देने वाला ट्रिगर है, सबसे पहले उसकी बिलीफ को डिस्प्यूट कर अपने अंदर से उस फियर की फेकनेस को समझते हुए धीरे धीरे उस सिचुएशन को एक्सपोज करेंगे, तो आपकी जो कम एंजाइटी वाली सिचुएशन है वो धीरे धीरे सेटल होना स्टार्ट हो जाएगी, और आपकी हिम्मत बढ़नी शुरू हो जाएगी। फिर उससे नेक्स्ट सिचुएशन ले, नेक्स्ट, इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में करते हैं। वंडरफुल, बहुत ही अमेजिंग लगा मैम। क्विक आंसर्स को आपने इतने अच्छी तरीके से बताया कि ऐसा लग रहा है कि पूरा सेशन ही इनके बारे में था। बहुत सारी चीजें हेल्प करने वाली है लोगों को। एक पर्सनल क्वेश्चन हो जाए मैम, इफ यू डोंट माइंड। अच्छा मैम, मैं आपके जब कमेंट सेक्शन में जाती हूँ ना, तो एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा रिपीटेड मोड पे होता है, एंड दैट इज अबाउट योर हेल्थ। आप इतने फिट कैसे हो? व्हाट डू यू डू? व्हाट डू यू ईट? हाउ आर यू सो फिट? प्लीज शेयर सम सीक्रेट विद अस, हमें भी आपके जैसा बनना है। ओके, सो ये सीक्रेट बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इसमें जो भी मौसम चल रहा होता है, तो मैं मौसम में जो सबसे ज्यादा सस्ते फल और सब्जियां होती हैं वो खाती हूँ, कोई फैंसी डाइट नहीं लेती हूँ। तो मेरा खाना बहुत सिंपल होता है, ऐसा कुछ नहीं कि पर्टिकुलर कोई चीज़ खाती हूँ, सब चीज़ें खाती हूँ जो उस मौसम की होती है। सुन लो गाइस, सब कुछ खाना है। ठीक है। दूसरा क्या है कि डेली मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइज और योगा ज़रूर करती हूँ। पॉजिटिव मीनिंग ही देती हूँ। कोई सिचुएशन ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन उसका पॉजिटिव मीनिंग निकाल लेती हूँ, ठीक है। और मानती हूँ कि हर प्रॉब्लम टेम्परेरी है, तो इस वजह से मैं रिलैक्स रहती हूँ, जिसका पॉजिटिव इफेक्ट मेरी हेल्थ पर आता है। और कोई भी नेगेटिव इमोशन अगर मुझे अप्रोच करने की कोशिश करता है, तो मैं बोल देती हूँ आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है ना, तो उसको इजीली रिलीज कर देती हूँ, मतलब दिल पर नहीं लेती कोई भी चीज़। एंड ग्रैटिट्यूड बहुत प्रैक्टिस करती हूँ कि आज मेरी लाइफ जैसी भी है उसमें अनगिनत लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है,
जिनको शायद मैं डायरेक्टली जानती भी नहीं होंगी। सो मैं ग्रेटफुल हूँ हर एक उसके लिए। तो जब आप बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में होते हैं तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी हेल्थ पर रिफ्लेक्ट होता है। और लाइफ में एक बैलेंसिंग कि टाइम पर सोना, अपने काम के प्रति पूरा डेडिकेटेडली वो रहना, बट रिलैक्स होकर। ये नहीं है कि भेड़ा चाल में आपको बिल्कुल गला काट कंपटीशन, ऐसा कुछ नहीं। अपनी स्पीड से चलना पसंद करती हूँ, खाने पीने का ध्यान रखती हूँ अच्छी तरह से, एक्सरसाइज डेली करती हूँ, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपनी फैमिली के साथ 2 घंटे क्वालिटी टाइम ज़रूर स्पेंड करती हूँ। उसके बिना मेरा दिन कंप्लीट नहीं होता। सो ये करती हूँ, इसलिए हेल्थ अच्छी है। मैम सीरियसली जब आप बताते हो ना, अंदर तक वो चीज़ फील होती है। आई होप हमारे जो व्यूअर्स हैं जो इतने सालों से कनेक्टेड है ना, वो इसलिए इतना क्यूरियस रहते हैं आपसे बात करने के लिए, आपसे क्वेश्चंस पूछने के लिए, बिकॉज वो महसूस कर पाते हैं कि जब आप बताते हो, एक आप इतना डेप्थ में बताते हो ना, फील के साथ कि हाँ ऐसे आपको करना है। एंड आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस आपने बताया कि आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हो। लोगों को नहीं मिल पाता आजकल टाइम, मतलब होता भी है तो वो चाहते नहीं है ढंग से। इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज, राइट? एंड माइंडफुलनेस एंड अवेयरनेस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच मैम। एंड लास्ट में आप कुछ कहना चाहते हो हमारे व्यूअर्स को जो आपसे इतना अच्छे से कनेक्ट होना चाहते हैं और दिल से कि आप नेक्स्ट सीरीज लाएंगे तो उसमें क्या क्या होगा? सो एक बार आप छोटा सा कुछ शेयर करना चाहें। सो माय डियर वंस, मैं कमिटेड हूँ आपकी हेल्प करने के लिए। सो मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये जो Q&A सीरीज़ भी हमने स्टार्ट की है, आप इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। अपने क्वेश्चंस जितने स्पेसिफिक आप भेजेंगे, अगर आप लिख रहेंगे मुझे OCD है, तो कौन सी OCD है, आपके दिमाग में क्या आता है, आप क्या करते हैं, अगर पूरा डिटेल लिख देंगे हम तो और ज़्यादा आपके स्पेसिफिक आंसर मिलेंगे। और अपना नाम ज़रूर मेंशन कर दें, क्योंकि मेरी टीम को इस बार बहुत डिफ़िकल्टी आई, क्योंकि आप लोगों की जो आईडीज़ होती हैं वो थोड़ा सा कुछ अलग तरीके से बनी हुई होती हैं, अलग ही वर्ल्ड से, अलग ही उससे वो होती हैं। तो थोड़ा सा आप ये बस मुझे ये कहना है, मैं आपके साथ हूँ। आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम हर हफ्ते जो है ना उन सबको आंसर करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। आप अपना खास ख्याल रखिए। जो आप वीडियो से भी सीख रहे हैं या जो अभी आप क्वेश्चन आंसर सीरीज से भी आप सीखते रहेंगे, उस सबको अप्लाई कीजिए। एक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो सारा ये एफर्ट बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तो बस मुझे तो यही कहना है मुस्कान की, एक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच कशिका मैम, आपने इतने अच्छे से आज ये सेशन को लिया, इतने अच्छे से क्वेश्चंस, इतने ठहराव के साथ आपने आंसर्स दिया। एंड थैंक यू टू ऑल आवर व्यूअर्स फॉर योर कांस्टेंट सपोर्ट और इतने थॉटफुल क्वेश्चंस पूछने के लिए कि अच्छा लग रहा था कि उनके बारे में जानना। एंड अगर आपको लगता है कि आपको और क्वेश्चंस मैम से पूछने हैं तो फील फ्री टू पुट क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स, बिकॉज मैम तो आपको फैमिली मानती है। मैम रोक ही नहीं पाएंगे खुद को कि आपके क्वेश्चंस के आंसर वो ना दें। सो शी विल डेफिनेटली आंसर द क्वेश्चंस। सो मेक श्योर आप जरूर क्वेश्चन पूछें एंड फील फ्री टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, ताकि जो आपके साथ के लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, वो नहीं बता पाते, उनकी भी हेल्प हो पाए। आपका एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन किसी की लाइफ बदल सकता है। राइट मैम? राइट। थैंक यू सो मच एवरीवन, और मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी। और मैम का जो माइंडफुल सेशंस है वो प्लीज आप देखो, मेडिटेट करो। राइट? थैंक यू सो मच मैम। Thank you everyone.